इस जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल जुड़ रहे हैं डिब्रूगढ़ असम से। उनसे हम बातचीत करेंगे। योगेश, आप लगातार असम में इन इलाकों का जायज़ा ले रहे हैं जहां पहले चरण में मतदान होना है। क्या कुछ आपको लग रहा है, क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आज शाम को प्रचार समाप्त हो जाएगा और ख़ासकर हम बात करें CAA, NRC, घुसपैठिए, ये सब कितने बड़े मुद्दे वहाँ पर बने हुए हैं? देखिए, ये जो 12 जिले हैं जहां पे पहले चरण का चुनाव होने वाला है और जिस आपने सही कहा कि आज चुनाव प्रचार जो है पहले चरण का वो खत्म होगा, तो ये जो 12 जिले हैं जिसके अंतर्गत 47 विधानसभा सीटें हैं, इनमें अगर आप देखेंगे तो जो भी चुनावी रैलियां हुई है वो मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर रही है। सबसे पहला बिंदु जो है कांग्रेस की तरफ से हम पहले बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु CAA को रहा है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि जो एपी सेंटर था, जो पूरा केंद्र था CAA को लेकर, जो कई तरह के आंदोलन जो है वो असम में हुए, वो यही एरिया था, चाहे वो डिब्रूगढ़ हो, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो तिनसुकिया हो, ये सब वो जगह थी। इसलिए कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो CAA मुख्य मुद्दा रहा। इसके अलावे और भी कई सारे मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस ने इस क्षेत्र में उठाए, जिसमें दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है चाय बागान के मजदूरों का, क्योंकि ये जो पूरा 12 जिला है इसमें चाय बागान के मजदूर बड़ी संख्या में है। टी स्टेट काफी बड़ी संख्या में है, उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग बड़ी संख्या में हैं और उससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है वो भी बड़ी संख्या में। इन दोनों अलावे अगर दोनों के अलावे तीसरा मुद्दा है तो वो है बाढ़ का मुद्दा, जो कि ब्रह्मपुत्र के कारण आता है, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आता है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जिस वक्त हम डिब्रूगढ़ में हैं, आप देख सकते हैं कि व्यापक क्षेत्र में फैली हुई नदी और जो तटीय इलाके में वो पूरी तरीके से जलमग्न होते हैं और करीब 200 करोड़ का औसतन हर साल नुकसान जो है वो असम को होता है। अब भाजपा की तरफ से आ जाए तो भाजपा ने इन्फिल्ट्रेशन, जैसा कि आपने सही कहा कि इन्फिल्ट्रेशन को भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया है। अगर आप हर एक रैलियों में बात कर लें, अगर आप नरेंद्र मोदी की रैली देख लें, अमित शाह की रैली देख लें, स्मृति ईरानी की आप रैली देख लें, राजनाथ सिंह की रैली देख लें, इसके अलावा JP नड्डा की रैली देख लें, तो जो भी बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे इंक्लूडिंग योगी आदित्यनाथ, इन सब लोगों ने इन्फिल्ट्रेशन को इशू बनाया है। और साथ में जिस तरीके से बीजेपी सरकार रहने के बाद हिंसा में कमी आई है, करीब 2000 से ज्यादा आतंकवादियों ने हथियार डाले हैं, कई ऐसे अलगाववादी संगठन थे जो मुख्य धारा में आके जुड़े, इन सब चीजों को भी बीजेपी लोगों के पास लेके जा रही है। लेकिन जो मुद्दे हैं, अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें तो उनमें जैसा कि मैंने आपको 3 प्रमुख मुद्दे बताए, चाहे वो CAA का हो कांग्रेस की तरफ से, या फिर अन्य जो मुद्दे हैं चाय मजदूरों का हो, या फिर बाढ़ का मुद्दा हो, इन सब के अलावा विकास का मुद्दा, क्योंकि माजुली से जोरघाट की जो ब्रिज बनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और खुद PM जो है उन्होंने कई सारे ब्रिज का यहाँ पे जो है उस पे काफी वर्चुअली एड्रेस भी किया था और जो बॉगीबिल ब्रिज है उसका उन्होंने यहाँ पे आके उद्घाटन भी किया था। तो जो विकास की योजना है वो भी यहाँ पे केंद्र में रही है बीजेपी की तरफ से। अगर बात करें CAA पर, बीजेपी ने अभी तक जो है जब पिछले दिनों मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा था, संकल्प पत्र रिलीज हो रहा था, तो CAA को लेकर मैनिफेस्टो में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है। हालांकि जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो JP नड्डा ने कहा कि ये संसद से पास कानून है और उसके बाद जो समय होता है, जो एक जिस तरीके से कानून की कार्रवाई होती है वैसे ये कार्रवाई जो है वो उस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा। लेकिन NRC को लेकर जो है बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ कहा है, क्योंकि NRC 2019 में आया था, उसके बाद कई आपत्तियां आई थी, उसके बाद से लंबित पड़ा हुआ मामला है, तो इसको लेकर सुधार की गुंजाइश जो है उसके उन्होंने संकेत दिए थे। इन सब के अलावे, अगर इन सब मुद्दों के अलावे अगर बात करें जो यहाँ के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का जो भी मुद्दा है, मसलन आप 370 की बात कर लीजिए, आप राम मंदिर की बात कर लीजिए, ट्रिपल तलाक की बात कर लीजिए, कई सारे विकास योजनाओं की बात कर लीजिए, कोविड को लेकर जिस तरीके से भारत ने विदेशों में अच्छे संबंध बनाए, भारत की अच्छी छवि बनी, इन सब चीजों की अगर आप बात करें तो ये सब चीज भी जो है ये भी जो है योगेश, एक छोटा सा सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। योगेश, एक छोटा सा सवाल जानना चाहेंगे। आप जिस इलाके में हैं, इस इलाके में एक दौर था, हिंसा यहाँ पर होती थी, बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पर देखे जाते थे, चरमपंथी संगठन वहाँ पर मौजूद थे और पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं देखा गया। काफ़ी शांति इस इलाके में आई है। इसको लेकर के लोग क्या रिएक्ट करते हैं? देखिए चंद्रशेखर, जाहिर सी बात है कि लोग जो है लोग शांति चाहते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हैं, वो शांति चाहते हैं, क्योंकि जो ये पूरा क्षेत्र है यहाँ वो लंबे समय से रहे, पीढ़ियों से रहे और वो चाहते हैं कि ये शांत रहे। लेकिन इस बीच में कई सारी ऐसी घटनाएं जो है वो हुई है जिसको सरकार की आप उसको उपलब्धि कह लें कि उसको समय रहते जो है उसको नियंत्रण में लिया गया है, चाहे वो उनको मुख्यधारा से जोड़ कर लिया गया हो या फिर अलग अलग नीतियों के जरिए लिया गया हो। तो जो शांति बहाली है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो डबल इंजन की जो सरकार है, उससे
उससे कहीं ना कहीं शांति स्थापित हुई है इस पूरे क्षेत्र में। सिर्फ असम की बात नहीं, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की अगर हम आपको बात कर ले, असम से इधर अगर आप नागालैंड चले जाएं, मणिपुर चले जाएं, मिजोरम चले जाएं, त्रिपुरा चले जाएं, ये सब अगर क्षेत्र भी जाएंगे तो वहां पे शांति बहाली के जो प्रयास हुए उसका असर भी दिखता है। और कई केंद्रीय नेता, जो केंद्र स्तर के नेता हैं, शीर्ष स्तर के नेता हैं, वो लगातार पूर्वोत्तर में दौरा उनका रहा है। अगर पिछले कुछ सालों में देख लें, जो कि पहले नहीं होता था, तो वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने की जो कोशिश है वो की गई है और इसका असर जो है वो निश्चित तौर पर लोगों पर पड़ा है। अगर आप लोगों से बातचीत करेंगे तो वो इस चीज को जरूर रेखांकित करेंगे, जरूर हाईलाइट करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका योगेश।